नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिबक क्लासेस में। दोस्तों, संविधान के जो जीके का टॉपिक हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो प्रांतों की व्यवस्था होती थी, कई सारी रियासतों में भारत बटा हुआ था और कई सारे अंग्रेजी व्यवस्था में भारत बटा था। पर देश आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब देश को अपनी व्यवस्था के अनुसार हमें किस तरह से व्यवस्थित करके रखना है। व्यवस्थित इन द सेंस कि हमें भारत को राज्यों में बांटना है, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटना है, किस तरह की व्यवस्था हमें करना है। और जिन राज्यों में हमें बांटना है वो राज्य जो बटेंगे वो किस आधार पर बांटे जाएंगे। जैसे उनको भाषा के आधार पर बांटेंगे या फिर उनको हम प्रशासन की सुविधा की दृष्टि के आधार पर बांटें या फिर भौगोलिक अवस्थाओं के आधार पर बांटें। तो भारत के अंदर राज्यों का जो गठन है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करें, जब ये सवाल आता है संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष जब ये सवाल आया कि राज्यों का गठन कैसे करना है, तो संविधान सभा के उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक आयोग जो है वो तैयार किया गया। वो आयोग कौन सा था? तो ये जो आयोग बनाया गया, तो जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आयोग तैयार किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था एस के धर, इनकी अध्यक्षता में, है ना, इनकी अध्यक्षता में जो है आयोग तैयार किया गया और उस आयोग का नाम पड़ा एस के धर आयोग। यह आयोग इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो राज्य गठित हम करेंगे वो राज्य किस आधार पर गठित करना चाहिए। ठीक है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहा? इसने कहा कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का पूर्णतः विरोध किया। ठीक है, इस तरह से यह आयोग कंप्लीट हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसके पश्चात फिर एक और आयोग तैयार किया गया। वो आयोग इसलिए बनाया गया कि इस पुराने आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है वो सही तरीके से जांच की है या नहीं की है। तो इसकी जांच के लिए एक और आयोग बनाया गया जिसको नाम दिया गया जेवीपी समिति। इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। अच्छा, ये 3 सदस्यीय समिति थी, इसमें मतलब 3 लोग थे। और अगर पूछा जाए कि एस के धर समिति ये कितने सदस्य की थी, तो 4 सदस्यीय, इसमें 4 सदस्य थे। जेवीपी समिति में 3 सदस्यों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था जेवीपी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट फिर से पेश की। इसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और इस समिति की रिपोर्ट में फिर से यही बात सामने निकल के आई कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इसीलिए सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का पूर्णतः विरोध किया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का पूर्णतः विरोध किया। जैसे ही सरकार ने यह मना किया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, तो फिर ये बात निकल के आती है कुछ ऐसे राज्य जो ये चाह रहे थे कि हमारा राज्य भाषा के आधार पर गठित हो, क्योंकि भारत कई भाषाओं से मतलब परिपूर्ण जो है देश है। हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो देखेंगे थोड़े थोड़े स्थानों पर ही जाके आपकी भाषाएं बदल जाती हैं। इस कारण से एक राज्य था हमारे यहाँ पर, मद्रास राज्य उस समय का। तो मद्रास राज्य के एक व्यक्ति ने
जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, है ना। व्यक्ति का नाम क्या था? पोट्टी श्री रामुलु। तो पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन कर दिया और इसने 52 दिनों तक यह अनशन किया। 52 दिनों के अनशन के बाद, है ना, 52 दिन अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब अनशन जो है ये करने के पश्चात सरकार ने इनकी बात नहीं मानी। एक मिनट, ये 52 नहीं, ये 58 दिन होगा, है ना। इनकी अनशन कितने दिन चलता है? 58 दिन। तो 58 दिन अनशन होने के बाद ये निकल के आता है कि सरकार ने उनकी बात को नहीं माना और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो 58 दिन के बाद क्या हो गई? उनकी मृत्यु। मृत्यु कब होती है? तो 15 दिसंबर 1952 को हो जाती मृत्यु। और जब कोई हड़ताल के दौरान मर जाए तो सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव पड़ता है। उस समय जवाहरलाल नेहरू वर्तमान तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनके ऊपर भी ये दबाव पड़ता है और फिर सरकार को मजबूरी में ये बात को मानना पड़ता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अच्छा, ये जो मद्रास राज्य था ये तेलुगु भाषी राज्य था। तेलुगु भाषी राज्य था ये, मतलब तेलुगु भाषी राज्य के लोगों ने ये आमरण अनशन किया। इसीलिए सरकार ने इनकी बात को मान लिया। जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय, उन्होंने बात को मान लिया और सरकार ने क्या किया? भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित कर दिया। तो अगर पूछा जाएगा भाषा के आधार पर गठित, है ना, गठित पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ? इसका गठन किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य गठित हो गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। अब क्या होता है इसके पश्चात? जब एक राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो गया तो अन्य राज्यों को नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए अन्य राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए सरकार ने क्या किया? ये राज्यों का गठन करने के लिए एक आयोग तैयार किया, अधिनियम तैयार किया जिसका नाम पड़ा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953। मतलब 1953 में ये गठित किया गया था। ठीक है, 1953 में ये अधिनियम जो है गठित किया गया। इसको स्वीकार कब किया गया? तो सरकार के द्वारा 1956 में, है ना, जुलाई 1956 में इसको प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई और ये अधिनियम तैयार हुआ। इस अधिनियम में अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो इसके अध्यक्ष थे, या इसको ही बोल देते हैं अपन राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि इसी अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? फजल अली को बनाया गया। फजल अली को बनाया गया इसका अध्यक्ष। और सदस्य के रूप में 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया। एक तो व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू और एक व्यक्ति थे के.एम. पणिक्कर। ये 3 व्यक्ति जो थे इस आयोग के अंदर थे। जुलाई 1956 में इस अधिनियम को स्वीकृति मिल गई और आयोग तैयार हो गया। अध्यक्ष के रूप में फजल अली, सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इस तरह से ये जो आयोग बना, इसने भारत में राज्यों का गठन जो है वो स्टार्ट किया। इसके द्वारा राज्यों का जो गठन किया गया उसमें पहली बार में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित राज्य या क्षेत्र बोलें, ये तैयार किए गए पहली बार। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भारत में पहली बार में कितने राज्य बनाए गए थे? शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनको तैयार किया गया। ठीक है, इसके बाद हम चलें आगे
तो बात ये आती है कि जो क्षेत्र हमें अंग्रेज छोड़ के गए थे उसको तो हमने राज्यों में बांट दिया, पर कुछ अभी भी क्षेत्र ऐसे बचे थे जिन पे कुछ अन्य देशों का कब्जा था उस टाइम पे, ठीक है। यानी भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, केवल अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, मगर कुछ क्षेत्र अभी भी उपनिवेश बने हुए थे अन्य देशों के, जिनमें एक देश आता है फ्रांस। फ्रांस का कब्जा भारत के 4 क्षेत्रों में था, 4 नगरों में था। इनमें आते हैं जैसे कि पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल। ये 4 क्षेत्र किसके पास थे? फ्रांस के पास। तो सरकार ने फ्रांस के साथ में संधि की और फ्रांस के साथ संधि करके इन चारों क्षेत्रों को वापस फ्रांस से ले लिया। कब लिया ये सब? ये सब कब होता है? तो ये सब होता है नवंबर 1954 में। नवंबर 1954 में हमने फ्रांस से अपने जो क्षेत्र थे उनको वापस ले लिया। उसके बाद इन सबको मिलाकर भारत में एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया जिसका नाम क्या था? पांडिचेरी। और भारत की जो पहली अनुसूची है उनके राज्यों में इसको भी शामिल कर लिया गया, यानी पांडिचेरी जो है ये अब भारत का अभिन्न अंग बन गया था। उसके बाद हम चलते हैं तो अगला सवाल आता है कि एक और हमारा क्षेत्र था जो पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगालियों के पास। और याद रखना, भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे आखिरी में गए थे ये, सबसे पहले आए थे, सबसे आखिरी में गए थे। कब आए थे? 1498 में ये भारत में आए थे, मगर गए कब थे? तो ये गए थे 18 दिसंबर 1961 को। 18 दिसंबर 1961 को इन्होंने किस पे कब्जा था इनका? तो इनका था गोवा और दमन द्वीप, दमन एवं द्वीप। इन क्षेत्रों को इन्होंने आज़ाद किया। और इन्होंने आज़ाद किया नहीं है, हमने पुलिस बल के आधार पर जबरदस्ती इनसे ये क्षेत्र छीने, ठीक है। इनका मन नहीं था जाने का, तो हमने आखिरी में भी इनका मन नहीं हो रहा था जाने का, तो जबरदस्ती पुलिस बल के आधार पर इनको डंडे मार के भगाया था। अच्छा, आज हम आपको बताते हैं, क्लास कंटिन्यू चल रही थी, तो अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है शिवम पंथी। वो अभी एसएससी जीडी में सिलेक्ट हुए हैं। तो वो अचानक मिठाई का डिब्बा लेके सामने आए तो बहुत ही खुशी हुई। तो आइए शिवम, सबसे पहले हम इनका मुंह मीठा करा देते हैं। अच्छा प्रवीण सर, आप भी आ जाइए और आप भी लीजिए। शिवम के द्वारा बहुत ही मतलब संघर्ष किया गया और डेली सुबह से शाम लाइब्रेरी ज्वाइन करना और पढ़ाई पे ध्यान देना, इस तरह से इन्होंने अपने मुकाम को पाया है। खैर ये तो एक सीढ़ी है, अभी इनको और ऊपर जाना है और ये लगातार तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो शिवम के भविष्य के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सभी से भी ये आशा करते हैं कि आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि और ऊंचाइयों को छुएं। और मिठाई ये आप सबके लिए भी है, तो आप मुँह मीठा कीजिए। हाँ लीजिए। अगले जो प्रावधान, अगला इसमें जो देश आता है वो आता है आपका पुर्तगाल। जो पुर्तगाली भारत में आए वो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद तक गए थे। कब आए थे? 1498 में। और गए कब भारत से? तो 18 दिसंबर 1961 को भारत से गए थे। इन्होंने भारत के किस क्षेत्र पे अपना कब्जा किया हुआ था? तो इन्होंने 2 क्षेत्रों पे, एक गोवा और दूसरा दमन एंड दीव, इन क्षेत्रों पे। और ये लोग जा नहीं रहे थे, इनको जबरदस्ती पुलिस बल पे धक्का मार मार के इनको भगाया गया था, ठीक है। तो ये पुर्तगाली जो हैं ये सबसे अंत में भारत से
गए थे। इसके बाद हमने पांडिचेरी को और दमन, गोवा और दमन द्वीप को, इनको भी सबको भारत में शामिल कर लिया और भारत जो अखंड आज का जो भारत है उसको हमने तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ही जो तैयार हुई हमारी क्षेत्रीय परिषदें जो रहेंगी उनको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या, क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये परिषद किस अधिनियम के तहत बनाई गई है, तो इसके लिए भारत की संसद में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम अभी हम पढ़ के आए हैं उसी के तहत इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो 1956 के अधिनियम के तहत ये कैसा आयोग है, हर आयोग की, हर संस्था की क्या होती है, एक प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकृति से अर्थ है जैसे वो संवैधानिक है, सांविधिक है या एक कानूनी जो है वो निकाय है। तो ये एक कैसा निकाय है, तो यह सांविधिक, ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब है अगर किसी निकाय का, अगर किसी संस्था की स्थापना संसद के किसी अधिनियम के द्वारा होती है तो वो क्या कहलाता है, सांविधिक, और अगर उसका वर्णन संविधान में होता है तो वो क्या कहलाता है, संवैधानिक कहलाता है। तो ये संवैधानिक नहीं है, क्या है, सांविधिक है। गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इस क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। जो केंद्रीय गृह मंत्री होगा ये इसका अध्यक्ष होगा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी केंद्रीय मंत्री को मनोनीत किया जा सकता है। या तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी जो केंद्रीय मंत्री है वो इसका अध्यक्ष हो सकता है। और उपाध्यक्ष कौन होगा, जो राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और हर जो राज्य है वो 1 साल तक के लिए अध्यक्ष होता है, दोबारा से फिर क्या होता है, हर साल इसके उपाध्यक्ष जो है वो बदलते रहते हैं। बात करें फिर कार्य, ये क्या काम करेगा, क्यों बनाई गई क्षेत्रीय परिषद है, तो इसका काम ये रहेगा कि जितने हमने राज्य तैयार किए हैं उन राज्य और केंद्र के बीच में संबंध अच्छे बने रहें। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए बनाई गई है ये परिषद। ठीक है, अब हम बात करें कि भारत के अंदर अब जो परिषदें बनी है वो कितनी बनी है, तो कुल जो परिषद हैं यानी भारत में कितनी परिषद तैयार की गई हैं, क्षेत्रीय परिषदें 5। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों को हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी किस तरह की 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अब देखो इसमें होता यही है कि क्षेत्रीय परिषद जो है कुछ राज्यों का एक समूह होता है और उस क्षेत्रीय परिषद का जो भी कार्य होगा केंद्र सरकार के साथ में, तो उन दोनों के बीच में अच्छा समन्वय बना रहे उसके लिए काम करती है क्षेत्रीय परिषदें। तो ये 5 परिषद की पहले हम बात कर लेते हैं। भारत में दिशाओं के हिसाब से ये 5 परिषद बनी है। उत्तर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य में आ जाएंगे तो मध्य वाली, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, इस तरह से कुल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। सबसे पहले हम चलते हैं भारत में उत्तर में, जो हमारी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसके पास चलते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय कहां पर तैयार किया गया, हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया, नई दिल्ली में, क्योंकि उत्तर में अगर देखा जाए तो बड़ा शहर नई दिल्ली है, तो वहां पर बनाया गया इसका मुख्यालय। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, उत्तर में जाएंगे हम, पंजाब मिलेगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है इसमें उत्तराखंड नहीं है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और ये 4 तो हो गए हमारे राज्य। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को अपने अंदर शामिल करता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसके बाद अगली परिषद आती है मध्य क्षेत्रीय परिषद, है ना। मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी भारत के जो मध्य हिस्से के राज्य हैं इनके अंदर आते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड उत्तरी परिषद में नहीं है, कहां पर है, मध्य परिषद में है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़। तो 4 राज्य आएंगे मध्य परिषद में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर।
इसका मुख्यालय कहाँ पर बना है? प्रयागराज में। आगे चलें तो अगली परिषद है हमारी तीसरी परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इस परिषद के अंदर आते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल। इसके अंदर सबसे ज़्यादा राज्य आते हैं। तो पूर्व में अगर जाएं हम, तो भारत के पूर्व में अगर चलें अपन इस तरफ, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य मिलेंगे? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ये 4 राज्य याद रखेंगे आप, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इसके अलावा इसमें 8 राज्य और भी शामिल है। 8 कौन कौन से? तो ये 7 तो बहनें हैं हमारे पूर्व में, जो 7 सिस्टर्स हैं वो हैं, और एक इनका भैया है। एक इनका भाई कौन है? सिक्किम। इनको याद रखना है। ये 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं? तो एक बार आप उनको देख लेंगे, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और आपका मेघालय। ये कुछ राज्य हैं। इसके अलावा एक कौन रहेगा? सिक्किम। तो इस प्रकार से इसके अंदर कई सारे राज्य शामिल हैं। चलते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिम मतलब इस साइड चलेंगे तो पश्चिम में क्या मिलेगा? गुजरात वाला एरिया मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और दमन, दीप और नागर हवेली है। इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय अगर देखा जाए तो पश्चिम में बड़ा शहर कौन है? बम्बई या मुंबई। मुंबई यहाँ का हेडक्वार्टर है। अच्छा, पूर्व में जाएंगे तो इसका हेडक्वार्टर कौन है? कलकत्ता। कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर है। फिर चलते हैं दक्षिण में। दक्षिण वाले का हेडक्वार्टर पड़ता है चेन्नई में, और इसके अंदर वही दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जो अभी हमने पढ़ा था। कहाँ से लिया था? फ्रांस से, आपके फ्रांस से लिया था। ठीक है, तो इस तरह की ये थी 5 हमारी क्षेत्रीय परिषद। अब देखें, बाद में हम बात करते हैं 1971 में सरकार एक अधिनियम लेके आती है संसद में, जिसका नाम था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। क्योंकि यहाँ पर राज्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए हमने क्या किया, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य थे, शुरुआत में 7 को मिलाया था। तो शुरुआत में जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें थीं, 7 सिस्टर्स जो राज्य थे, उनको मिलाकर हमने क्या बना दिया? पूर्वोत्तर परिषद। और ये कौन से अधिनियम के तहत बना है? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। क्योंकि क्वेश्चन इसमें बन सकता है ऐसा, जो 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई हैं उसके लिए अधिनियम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का, मगर इस पूर्वोत्तर परिषद के लिए जो बाद में बनी थी उसके लिए अधिनियम था 1971 का। ठीक है, और ये कब बनाई गई? ये बनाई गई थी 8 अगस्त 1972 को, ये तैयार की गई। बाद में इसमें मूल रूप से कितने थे? 7 राज्य, पर एक राज्य जो सिक्किम था, इसको कब जोड़ा गया? 1994 में। ठीक है, तो 7 राज्य और 7 और 1 प्लस 8 राज्य जो है ये टोटल आते हैं पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये सारी क्षेत्रीय परिषदें कंप्लीट होती हैं, और ये कंप्लीट था अपना आज का टॉपिक, राज्य पुनर्गठन आयोग। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।